दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि करंटली इंडियन नेवी के बेड़े में सबमरीनों का संख्या थोड़ा कम है। इंडिया के पास फिलहाल इतना सबमरीन नहीं है कि वो दोनों फ्रंट में मतलब एक तरफ चाइना के साथ और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई लड़ पाए। हालांकि दोस्तों इस जरूरत को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा कई तरीके के सबमरीनों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I। और रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I में वर्टिकल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी के साथ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि दोस्तों ये जो सबमरीन है ये इंडियन नेवी के लिए और खास और ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उपयोग इंडियन नेवी अपने नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मतलब प्रोजेक्ट 75I में करेगा, पर यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि कौन से वेरिएंट के सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग नेवी के द्वारा सबमरीनों में किया जाना है और इन सब मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किस तरीके के मैकेनिज्म का उपयोग किया जाएगा। पर दोस्तों अब रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि मैकेनिज्म के तहत शायद वर्टिकल लॉन्चिंग सेल का उपयोग किया जाए, जो सीधा सबमरीनों के द्वारा पानी के नीचे से मिसाइलों को लॉन्च करने में मदद करेगा। तो वहीं पे मिसाइल के वेरिएंट के रूप में डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के जो लॉन्ग रेंज वेरिएंटों को बनाया जा रहा है, शायद उन्हीं मिसाइलों का उपयोग किया जाएगा। इवन दोस्तों इस खबर को ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा के तरफ से भी कंफर्म किया गया है और उनके एक बयान के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के जो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बातचीत करके ये कंफर्म हो चुका है कि प्रोजेक्ट 75I के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन में कम से कम 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल मॉड्यूल होगा, जो कि ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट मतलब ब्रह्मोस ER जैसे 800 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंटों के मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। अब दोस्तों इससे नो डाउट प्रोजेक्ट 75I की जो क्षमता है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में सुपरसोनिक रफ्तार में लॉन्गर डिस्टेंस तक के टारगेट को निशाना बनाने का क्षमता इन सबमरीनों के पास आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I या फिर कहे तो P75I असल में इंडियन नेवी के एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत नेवी के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक के सबमरीनों को खरीदा जाना है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉज का उपयोग किया जाएगा, ताकि सबमरीनों का निर्माण भारत में ही हो सके। करेंटली अगर इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले कंपनियों को देखा जाए तो रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि फिलहाल जर्मनी के ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स को ही प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जो कि भारत के सामने अपने टाइप 214NG जैसे सबमरीनों के डिजाइन को पेश किया है। दोस्तों ये एक तरीके के हाइब्रिड सबमरीन है, जिसे कि U212D और U212A सबमरीनों के कॉम्बिनेशन के तहत बनाया गया है। हालांकि U214NG या फिर कहे तो टाइप 214NG में फिलहाल किसी तरीके का कोई वर्टिकल लॉन्चिंग सेल मॉड्यूल नहीं है, लेकिन डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा के तरफ से जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है उससे एक बात यह साफ हो जाता है कि इन डिजाइनों में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, ताकि वर्टिकल लॉन्चिंग सेल को भी इन सबमरीनों में इनकॉर्पोरेट किया जा सके और पैरेलली नेवी के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा किया जा सके। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत डेवलप किया गया है और ये एक तरीके के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि करेंटली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बेड़े के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन मिसाइलों के कई सारे वेरिएंट फिलहाल इंडियन आर्म फोर्सेस में एक्टिव है, जिनमें जहाजों से दागे जाने वाले वेरिएंट से शुरू करके एयरक्राफ्टों से दागे जाने वाले वेरिएंट और इवन जमीन से दागे जाने वाले वेरिएंट भी शामिल है। हालांकि काफी पहले ही भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इंडियन नेवी के किसी तरीके के सबमरीन में ब्रह्मोस के सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। वहीं पे दोस्तों इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइलों के जिन वेरिएंटों को भारत के द्वारा डेवलप किया गया है या फिर अपने बेड़े में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पहले तो 290 किलोमीटर रेंज का था, लेकिन अब इसके रेंज को एक्सटेंड करके करीब करीब 400 से 450 किलोमीटर तक किया जा चुका है। पर ब्रह्मोस ER या फिर कहे तो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो असल में इसके भी अधिक रेंज तक मतलब करीब करीब 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकेगा। और दोस्तों अगर किसी एक टाइप के ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में कन्वर्ट किया जाता है तो इससे आसानी से ब्रह्मोस जैसे सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों को भी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के रूप में तैयार किया जा सकेगा। वहीं पे दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के अगर खासियत को देखा जाए तो ये है इसका रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ब्रह्मोस करीब करीब मार्क 2.8 या फिर कहे तो अप्रोक्सीमेटली ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मतलब 1 मीटर के सर्कुलर एरर प्रभाव के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। और दोस्तों इसी वजह से ब्रह्मोस को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन क्रूज मिसाइल में से भी एक के
रूप में देखा जाता है और इसके रफ्तार के वजह से और लो प्रोफाइल के वजह से इन मिसाइलों को दुश्मन के द्वारा मार गिराना तो दूर का बात डिटेक्ट कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अगर भारत के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों में ऐसे ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है तो नो डाउट इससे आप समझ सकते होंगे कि दुश्मन के जहाज और जमीनी ठिकानों के लिए खतरा कितना गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 800 किलोमीटर तक रेंज होने की वजह से यह दुश्मन के कोस्ट से काफी दूर रह के कोस्टल स्टेशन जैसे कि नेवी के बेस या फिर रिफ्यूलिंग स्टेशन को निशाना बना सकेगा। वहीं पे दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत जिस तरीके के सबमरीनों को खरीदने का प्रयास कर रहा है उनमें भी कई तरीके के ऐसे एडवांस कैपेबिलिटी होगा जो कि इन सबमरीनों को और खास बनाता है। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मतलब AIP सिस्टमों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो भी लंबे समय तक पानी के नीचे रह पाएगा। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें कि AIP सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता है वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक ही अधिकतम पानी के नीचे रह सकता है और फिर सबमरीन को पानी के सतह के ऊपर आना पड़ता है ताकि अपने डीजल इंजनों का उपयोग करके बैटरीज को चार्ज किया जा सके। और दोस्तों यही कंडीशन में सबमरीन के डिटेक्ट होने का चांसेस अधिक होता है और सबमरीन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले जो सबमरीन होता है वो बिना ऑक्सीजन के ही अपने AIP जनरेटर्स को ऑपरेट कर सकता है, जिससे कि पानी के नीचे ये सबमरीन 2 से 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकेगा। और दोस्तों इतने लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के वजह से सबमरीनों को डिटेक्ट कर पाना दुश्मन के लिए जहां पे नामुमकिन होगा तो वहीं पे ऐसे सबमरीन में ब्रह्मोस जैसे मिसाइल होना मतलब आप समझ सकते होंगे कि इससे भारत के दुश्मन के खिलाफ जो ताकत है वो कितना बढ़ेगा। हालांकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंटों को भी डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके के जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है इसे ब्रह्मोस NG का नाम दिया गया है, जो बेसिकली करंट ब्रह्मोस के एक छोटा संस्करण होगा। मतलब ये आकार और वजन में छोटा होने के साथ साथ काफी अधिक कॉम्पैक्ट होगा। और इस तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के छोटे आकार के एयरक्राफ्टों के लिए किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के हल्के वजन से लेकर मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट भी ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस हो सके। करेंटली इंडियन एयरफोर्स के जो ब्रह्मोस A मिसाइल है वो केवल मात्र भारी वजन के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जा सकता है। और दोस्तों इसी इश्यूज को दूर करने के लिए ब्रह्मोस NG के ऊपर काम शुरू किया गया है। पर वहीं पे आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि आने वाले समय में ये जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है ये इंडियन नेवी के कलवरी क्लास सबमरीन मतलब स्कॉर्पियन सबमरीन और किलो क्लास मतलब सिंधु घोष क्लास के सबमरीनों में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इस बार ब्रह्मोस ER या फिर कहे तो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस जैसे वर्टिकल लॉन्चिंग सेल के माध्यम से नहीं बल्कि वजन में हल्का और आकार में छोटा होने के वजह से इस तरीके के ब्रह्मोस NG मिसाइलों को सबमरीनों के जो 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है उसके द्वारा ही दागा जा सकेगा। मतलब ऐसे मिसाइलों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग सबमरीनों को अधिक मॉडिफिकेशन का आवश्यकता नहीं होगा, बल्कि जो मिसाइलों को फिलहाल टॉर्पेडो ट्यूब से दागा जाता है उन्हीं मिसाइलों की जगह में ब्रह्मोस NG मिसाइलों को फिट किया जा सकेगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस NG मिसाइल करीब 1.5 टन वजन का होगा। मतलब ये करंट ब्रह्मोस मिसाइल के तुलना में करीब आधा वजन का होगा। वहीं पे इसका जो रेंज है वो करीबन 290 किलोमीटर तक हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि 290 से भी अधिक रेंज तक शायद ब्रह्मोस NG मिसाइलों को भी ऑपरेट किया जा सके। पर दोस्तों इन मिसाइलों के पास ब्रह्मोस मिसाइलों के करंट वेरिएंटों के मुकाबले में किसी तरीके से कोई कम क्षमता नहीं होगा, बल्कि ये और अधिक क्षमता के साथ होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस NG मिसाइलों का जो रफ्तार है वो मार्क 3.5 मतलब करीब ध्वनि के रफ्तार से 3.5 गुना अधिक रफ्तार में ट्रैवल करने का क्षमता इन मिसाइलों के पास होगा। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये भी टारगेट को हिट कर सकेगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत जहां पे अपने नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों में लॉन्गर रेंज के मतलब 800 किलोमीटर रेंज के ब्रह्मोस ER जैसे मिसाइलों को इंटीग्रेट करने जा रहा है, तो वहीं पे करंट सबमरीनों में भी सुपरसोनिक कैपेबिलिटी को जोड़ने के लिए ब्रह्मोस NG मिसाइलों को लेके भी एक प्लान बना रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेके भारत का ये जो प्लान है ये आने वाले समय में इंडियन नेवी को और कितना अधिक ताकतवर बनाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।